नमस्कार दोस्तों। चाइना के शी जिनपिंग की नींद गायब होती दिखाई दे रही है क्योंकि भारत ने अब चाइना को झटके पे झटके देना शुरू कर दिया। पहले ऐसा था कि सुनने में आता था भाई चीन ने भारत के पड़ोस में इस देश के अंदर ये डेवलपमेंट कर दिया, उस देश के अंदर ये डेवलपमेंट कर दिया। और अब ऐसा सुनने को आ रहा है कि 6 जुलाई से आज 10 जुलाई हो गई है और शी जिनपिंग को नींद नहीं आ रही है क्योंकि भारत ऐसी ऐसी डील कर रहा है जिसके लिए चाइना सोच रहा है कि आज हमें दिक्कत नहीं है, पर आने वाले 20-30 सालों के अंदर चाइना को इतनी दिक्कत होगी कि वो भारत के साथ में युद्ध लड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह निकल के आता है कि वो ऑस्ट्रेलिया जिसने भारत ने परमाणु परीक्षण किया था उस समय बड़ा विरोध में खड़ा था, तो आज भारत को परमाणु बनाने के लिए क्यों या यूरेनियम देने के लिए रेडी हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और फिर आप जाते जाते शी जिनपिंग के बारे में एक लाइन जरूर से लिखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सबसे पहले देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 2-3 दिन पहले यानी कि 6 जुलाई से। आपको यहाँ पर वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड मैप में अगर हम इस तरफ चलें तो ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश। सबसे पहले आप देखिए, हमारे देश के अंदर जापान की पीएम का विजिट होता है। जापान वाले आते हैं जिससे चाइना को पहला झटका लगना शुरू होता है। जापान वाले बोलते हैं भाई साहब हम आपको हथियार देंगे ही नहीं बल्कि साथ में मिलकर हथियार बनाएंगे भी। यहाँ तक कि एआई टेक्नोलॉजी चिप सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं जो जो हमारे पास में अवेलेबल है। पहला झटका लग गया चाइना को कि भाई साहब भारत भी हमारा दुश्मन और जापान भी हमारा दुश्मन है और ये दोनों दुश्मन अब मिल चुके हैं। पहला झटका दिया 6 जुलाई को। उसके बाद में दूसरा समझौता होता है इंडोनेशिया के साथ में। भारत की मुलाकात होती है इंडोनेशिया से और इंडोनेशिया में पहला झटका ये लगता है कि इंडोनेशिया के अंदर जो बंदरगाह है संबांग पोर्ट, इस संबांग पोर्ट को भारत डेवलप करने वाला है और ये कहां पड़ता है, ठीक मलक्का स्ट्रेट के यहाँ पर, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो रास्ता गुजरता है ना, मलक्का स्ट्रेट, जहां चीन अपना 80% व्यापार करता है। यानी अगर 100 जहाज निकल रहे हैं तो उसमें से 80 जहाज केवल चीन के निकलते हैं और उसी जगह अब कौन बैठेगा, भारतीय नौसेना बैठने वाली है। दूसरा झटका लगा भाई साहब। अब तीसरे झटके की बात करते हैं और तीसरा झटका कहां से लगा, जब भारत के पीएम पहुंच गए कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब इन सारी चीजों को लेकर चाइना पहले से डरा हुआ है कि भाई साहब क्वाड देश ये पहले से ही थे, आप जानते हैं ना, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, चारों देश क्वाड सदस्य हैं। और अब आस पड़ोस के सारे देश, वो सारे देश एक हो रहे हैं भारत की तरफ, जिनके साथ चीन की बिल्कुल भी नहीं बनती है। ना जापान के साथ बनती है, ना ऑस्ट्रेलिया के साथ बनती है, ना इंडोनेशिया के साथ बनती है। अब ये सारे के सारे एक होते दिखाई दे रहे हैं। अब हम आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्या कर दिया कि चाइना अभी से डरा हुआ है कि आने वाले 20-30 साल बाद हम चाइना भारत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप जरा देखिए, अभी हाल ही में पीएम मोदी कहाँ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात होती है और यहाँ कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चाएं होती है और कई सारे मुद्दों को लेकर समझौते होते हैं, जिनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये दोनों कबूल करते हैं कि भाई साहब एनर्जी से रिलेटेड समझौता हुआ है, डिफेंस के मामले में समझौता हुआ है, मिनरल के मामले में समझौता हुआ है, टेक्नोलॉजी के मामले में समझौता हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट समझौता हुआ है यूरेनियम को लेकर। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अब यूरेनियम को लेकर समझौता हो रहा है तो ये इतना बड़ा समझौता कैसे हो गया? क्या हमारे पास यूरेनियम देने के लिए और कोई देश नहीं है क्या? केवल हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिपेंड है? ऐसा नहीं है। भारत यूरेनियम कई सारे देशों से मंगवाता है। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम किसके पास में है? कजाकिस्तान के पास। भारत से ठीक ऊपर रशिया के पास में। हम यहाँ से 40 से 60% क्या करते हैं, यूरेनियम लेते हैं। दूसरे नंबर पर यूरेनियम लेते हैं हम कनाडा से। कनाडा के पास में भी बहुत ज्यादा यूरेनियम है, तकरीबन 30 से 35% हम यहाँ से लेते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है उज्बेकिस्तान, जहां से हम 25% के आसपास यूरेनियम लेते हैं। और फिर बारी आती है रशिया की, जहां से हम 10 से 20% यूरेनियम लेते हैं।
अब इससे भी भारत की पूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि भारत का लक्ष्य है आने वाले 2070 तक भारत पूरी तरीके से गैस और ऑयल के ऊपर डिपेंड ना रहे, बल्कि 0% कार्बन नेटवर्क हो, जिसके लिए हमें ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मात्रा में क्या लेना पड़ेगा, ज्यादा मात्रा में हमें यूरेनियम लेना होगा, जिसकी वजह से भारत के अंदर कई प्रकार के परमाणु रिएक्टर लग जाएं। इसलिए भारत ने आज किसके साथ समझौता कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ। यानी इन सारे देशों से तो हमें यूरेनियम मिलता रहेगा, पर हमें ऑस्ट्रेलिया से भी मिलेगा। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई साहब अचानक से ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया कि वो भारत को यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो उस समय बड़ा चिल्ला चिल्ला कर विरोध कर रहा था। दूसरा, परमाणु परीक्षण के कुछ समय बाद 1998 में ही कुछ समय बाद इसकी तरफ से यह स्टेटमेंट आता है कि हम भारत के साथ कभी भी यूरेनियम को लेकर समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पीछे की वजह है भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है। तो फिर आज भी भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है, क्यों आखिरकार ऑस्ट्रेलिया मजबूर हो गया कि भाई साहब भारत के साथ समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो ये आस पड़ोस के देश हमारी बैंड बजाकर चले जाएंगे। आप देखो एनपीटी के आज कम से कम 190 के आसपास देश सदस्य हैं, गिने चुने देश उसके सदस्य नहीं हैं, उनमें भारत भी है। तो भारत सदस्य नहीं है फिर भी ये समझौता क्यों कर रहा है? तो आप जरा यहाँ पर देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के मन में ऐसा कौन सा डर बैठा हुआ था जिसकी वजह से भारत के साथ समझौता करने के लिए रेडी हो गया। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का मैप, और हमारे देश के मैप से अगर हम ऊपर चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है चाइना। इसकी वजह है चाइना। अब चाइना इसकी वजह से क्यों है? सबसे पहले आप जरा यहां पर देखो, चाइना के आस पड़ोस में जितने भी देश आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, 9 डेज लाइन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि चाइना बोलता है कि ये जो समुद्री इलाका है ना, ये 90% केवल मेरे अकेले का है। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साउथ चाइना सी, है ना। अब चीन बोलता है कि ये जो इलाका है ना पानी वाला, ये 90% मेरा है। और इसी इलाके के अंदर ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, कई सारे देश, जापान, साउथ कोरिया, कई सारे देश शामिल हैं। उन सब देशों का ये समुद्री इलाका हड़प के बैठा है। ये बोल रहा है कि इन देशों का नहीं है, केवल मेरा है। इसके अंदर तनाव किसको भी मिल रहा है? ऑस्ट्रेलिया को की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आसपास आने वाली समुद्री सीमा को ये क्या बोल रहा है चाइना, कि ये तो मेरा इलाका है। अब देखो इन सारे के सारे देशों को डराने के लिए चाइना ने यहाँ पर कृत्रिम द्वीप भी बना दिए। देखो 2 टाइप के द्वीप होते हैं, एक कृत्रिम होता है, एक प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक द्वीप कौन सा होता है? जो ऑटोमेटिक पानी से बाहर निकलती है, सूखी भूमि होती है जिसके ऊपर कोई भी बस जाए। कुछ समय पहले बांग्लादेश के और भारत के पास में बंगाल की खाड़ी में निकला था, जिसका नाम था न्यू मूर द्वीप, ऑटोमेटिक निकला। भारत वाले बोलते हैं कि बंगाल की खाड़ी हमारे पास वाले इलाके में निकला है इसलिए हमारा है, और बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं नहीं, बंगाल की खाड़ी में इसलिए हमारा इलाका है। दोनों लड़ाते रहे, न्यू मूर द्वीप गायब हो गया, वापस नाराज हो गया, भाई साहब तुम दोनों लड़ाते रहो, मेरे को रहना ही नहीं है, निकलना है यहाँ से। मतलब वो प्राकृतिक रूप से निकला था, अचानक निकला, वापस चला गया। तो जो अचानक निकलेगा वो क्या है? प्राकृतिक है। कृत्रिम मानव द्वारा बनाया गया, यानी चाइना इन पानी वाले इलाके के अंदर छोटे छोटे टापू बना रहा है, जहां इसने सैन्य अड्डे स्थापित कर दिए। और ये सैन्य अड्डा स्थापित करते करते कहां पहुंच गया? ऑस्ट्रेलिया के पास में पहुंच गया। अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हुआ और इसको ये बात अच्छे से समझ में आना शुरू हो गई कि भाई साहब चाइना का मुकाबला ऐसे करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे देश को ढूंढना पड़ेगा जो उसका मुकाबला करने में माहिर हो। पर सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मनी होनी चाहिए। अगर दुश्मनी नहीं होगी तो मुकाबला नहीं हो सकता। और उसके लिए इसे सबसे माकूल कौन दिखाई दिया? भारत दिखाई दिया कि भारत आज नहीं, आज से आने वाले 20-30 साल बाद जब हम इनको यूरेनियम देंगे और यूरेनियम लेके कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर लगा लेंगे भारत के अंदर, तो आने वाले 20-30 सालों के अंदर भारत इतना ज्यादा मजबूत बन जाएगा कि चाइना को हमला करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। इसीलिए भारत का साथ दिया कि भाई साहब साथ दे दो भारत का। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हिंद महासागर के इलाके में ही ये सारे दोनों के दोनों देश आते हैं, और अगर भारत यहाँ ऑस्ट्रेलिया के आसपास तक आकर बैठेगा तो फिर ऑस्ट्रेलिया को हिंद महासागर के इलाके में व्यापार करना बहुत आसानी हो जाएगी। यानी हिंद महासागर के अंदर अगर भारतीय सेना घूम रही है
तो ऑस्ट्रेलिया वाले आसानी से निकलेंगे। पर अगर वहीं चाइना की सेना घूम रही है तो ऑस्ट्रेलिया को निकलने में पसीना आ जाएगा। और ये दो कारण थे जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत का साथ दिया। अब आपको ये तो समझ में आ गया, पर यहाँ ये भी समझ में आ रहा है कि भाई साहब शी जिनपिंग की नींद क्यों उड़ी हुई है। वो एक डायलॉग है ना कि उस दिन तेरा भाई पूरी रात नहीं सोया था, वही वाली चीज आज शी जिनपिंग के ऊपर लागू होती दिखाई दे रही है। अब मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ बताने वाली हूँ, आप सुनिएगा जरा और उसके बाद अपनी राय जरूर से लिखिएगा शी जिनपिंग को लेकर कि भाई चाइना वालों को नींद क्यों नहीं आने वाली है इस डील को लेकर। क्योंकि चाइना वाला पहले ही परेशान है, जापान, इंडोनेशिया, कई सारे देशों को लेकर। ऑस्ट्रेलिया पीछे रह रहा था, ये भी आ गया। देखो, सबसे पहली वजह है चीन का परेशान होने की। अब तक चाइना को लगता था कि पूरे एशिया के अंदर हम पावरफुल केवल 3 देश हैं। पहला कौन आता है? चाइना, ये मानता है। दूसरा आता है रशिया, तीसरा कौन आता है? भारत आता है। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि भाई साहब जब ये 3 देश हैं और इन तीनों देशों में अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर लगे हुए हैं तो उसमें हम आगे हैं। भारत का दुश्मन चाइना है और चाइना के पास तकरीबन 600 के आसपास परमाणु होने जा रहे हैं, तो इसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर इसने लगा रखे होंगे, तभी तो इतनी सारी बातें हो रही हैं। प्लांट लगा रखे हैं बड़े बड़े। तो टोटल कितने प्लांट हैं? 50 प्लांट लगा रखे हैं चाइना ने। पूरे चाइना के अंदर न्यूक्लियर के 50 प्लांट लगे हुए हैं। वहीं भारत के पास केवल गिनती के हैं, कुछ है। अब क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया भर भर के मात्रा में क्या देगा? यूरेनियम देगा भारत को। और भारत क्या करेगा? भारत के कई सारे इलाके के अंदर ऐसे कई सारे प्लांट लगाएगा, ऐसे कई सारे न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा, जिससे आने वाले 20-30 साल के अंदर भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई साहब पड़ोस में युद्ध चल रहा है, गैस रुक जाएगी, तेल रुक जाएगा, क्योंकि भारत का प्लांट जो है बिल्कुल शांति से चलता रहेगा। ये सबसे बड़ी वजह है कि भाई साहब ये हमारे मुकाबले तक पहुंच जाएगा। दूसरी बात, चिंता का विषय ये था कि अब तक क्वाड देश केवल और केवल सैन्य रणनीतिक चीजों को लेकर चल रहे थे और क्वाड देश केवल सैन्य अभ्यास करते थे। क्वाड देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इन सारे के सारे क्वाड देशों ने, जब ये क्वाड देश की स्थापना हुई थी तब भी चाइना के मन में सवाल था कि हो ना हो इन चारों के चारों देश ने मिलकर मुझे घेरने की कोशिश करी। अमेरिका को चाइना अपना दुश्मन समझता है, जापान ने चीन के ऊपर राज किया जिस वजह से दुश्मन समझता है, ताइवान के ऊपर जापानी संस्कृति दिखाई देती है इस वजह से दुश्मन समझता है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में समुद्री सीमा को लेकर तनाव होता रहता है। और भारत तो आप जानते हैं अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस वजह से दुश्मनी है। तो ये चारों के चारों दुश्मन एक हो रहे हैं और क्वाड देश बना रहे हैं। इसकी वजह से चाइना पहले से ही परेशान था और अब परेशान इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे के सारे क्वाड देश अब एक्टिव हो गए हैं, सैन्य समझौता कर रहे हैं, एनर्जी समझौता कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी समझौता कर रहे हैं और यहाँ तक कि मिनरल्स के समझौते भी कर रहे हैं। और ये बात चाइना अच्छे से जानता है कि आज अगर ये समझौते हो रहे हैं और ये भली भांति तरीके से चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत अपनी आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा। और अगर कोई भी देश आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, उसके न्यूक्लियर रिएक्टर बिना किसी दिक्कत के चलते रहते हैं, तो फिर उस देश के साथ में हम मुकाबला नहीं कर सकते। यानी आप इस बात को समझिए कि चाइना जिस प्रकार से आज परेशान हो रहा है, क्योंकि कल जापान की डील को लेकर उस स्टेटमेंट दिया था कि भारत और जापान वाले जो डील कर रहे हैं ना, वो किसी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। भाई साहब तुम डील करो तो अच्छा है, भारत डील करे तो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मतलब इस प्रकार की चीजें ये लेकर चल रहा है। तो अब आप देखिए कि भारत चारों के ये जो क्वाड देश आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डिफेंस सेक्टर में, एआई सेक्टर में, चिप सेक्टर में, हर एक में आगे दिखाई दे रहे हैं। और चाइना हर बार किस वजह से परेशान करता है दुनिया को? क्योंकि उसके पास में क्रिटिकल मिनरल्स मौजूद हैं, उसी वजह से वो परेशान करता है। और ये परेशानी ऑस्ट्रेलिया देख चुका है, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया का बोल रहा है हम तुम्हारे साथ में हैं। अब ये क्वाड देश तो पीछे रह नहीं रहे थे, इधर बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट आ गया कि भाई साहब भारत वाले केवल रशिया के साथ में या जापान के साथ में मिलकर हथियार नहीं बनाएंगे, बल्कि इजराइल के साथ में मिलकर भी हथियार बनाएंगे। तो अब आप देखो, भारत ने सबसे पहला हथियार बनाया था दूसरे देश के साथ में मिलकर, ब्रह्मोस।
और ब्रह्मोस आज पूरी दुनिया में डंका बजा रही है ना। चाइना के आस पड़ोस में आपको ब्रह्मोस तैनात होती दिखाई देगी। कभी वियतनाम में जाओ, कभी इंडोनेशिया में जाओ, कभी फिलीपींस में जाओ, आपको यहाँ पर ब्रह्मोस दिखाई देगी, यानी कि भारत की छाप दिखाई देगी। और इसी बात को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि भाई साहब, अब केवल रशिया के साथ में हथियार ना बनाए भारत, जापान के साथ भी बनाए और हमारे साथ भी बनाए, यानी कि अब भारत 3-3 देशों के साथ में मिलकर हथियार बना रहा है। तो फिर चाइना की नींद क्यों नहीं उड़ेगी? बताइए आप जरा, क्या चाइना की नींद नहीं उड़ेगी क्या इतना होने के बाद? और फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह तक बोला था, भारत के अलावा और हमारा कोई अच्छा दोस्त नहीं है, भारत काफी अच्छा दोस्त है। बाकी आप जो सोचते हैं लिखिएगा जरूर, क्योंकि आप देखो इन चीजों का असर 20-30 साल बाद होता है। BRI आप सभी को याद होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि इसने भारत के ऊपरी इलाके से यूरोप तक गुजारी है। किसने? चाइना ने। ये जब बना रहा था सड़क, उसके बारे में कोई जानता था क्या कि आस पड़ोस के देश सारे के सारे भारत के पड़ोसी देश चाइना की झोली में जाकर गिर जाएंगे? नहीं सोचा था ना। पर आज काम पूरा हो गया है और इसके पीछे चाइना ने 20-30 साल की मेहनत करी है। और आज अगर भारत मेहनत कर रहा है तो उसका परिणाम आपको 20 से 30 सालों के अंदर दिखाई देगा। और इस वजह से चीन आज परेशान हो रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एशिया में पावर बदलते टाइम नहीं लगेगा। अब आपको क्या समझ में आया और आप क्या सोचते हैं शी जिनपिंग को लेकर, PM मोदी को लेकर, ऑस्ट्रेलिया के PM को लेकर, इंडोनेशिया के बारे में, या जापान, जो भी देश आपको अच्छा लगता है यहाँ जिसके बारे में हमने चर्चा करी, या फिर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, सबके बारे में आप जो भी लिखना चाहें जरूर से लिखिएगा। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी ID मिल जाएगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर जनरेटिव AI और डेटा एनालिस्ट के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाकर टैप कीजिएगा और इस फॉर्म को जरूर से भरिएगा ताकि आपको कई प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल सके। फॉर्म जरूर से भर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।